आज है 7 अगस्त दिन बुधवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। अयोध्या की सीट जिताने मैदान में उतरे मुख्यमंत्री। जिम्मेदारी लेने के दूसरे ही दिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। लखनऊ से खबर। उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को ही मैदान में उतर गए। सीएम ने अयोध्या पहुंचकर प्रभारी मंत्री के साथ ही सभी पदाधिकारियों और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। वर्ष 2017 को छोड़कर बीते 3 दशक से भाजपा की पकड़ से दूर रही सीट की जिम्मेदारी सोमवार को ही सीएम ने टीम 30 की बैठक में खुद ली थी। योगी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी हकीकत के साथ जातिवार समीकरण को लेकर चर्चा की। विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। बैंकों ने 5 वर्षों में 9.90 लाख करोड़ रुपए के ऋण किए माफ। यूपीआई वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल कर रही सरकार। नई दिल्ली से खबर। बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 9.90 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2023-24 के दौरान बैंकों की ओर से माफ ऋण 1.70 लाख करोड़ रुपए थे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 2.8 लाख करोड़ रुपए था। चौधरी ने बताया 2019-20 के दौरान सबसे अधिक 2.34 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए, जो अगले वर्ष घटकर 2.2 लाख करोड़ रुपए और 2021-22 में 1.74 लाख करोड़ रुपए रह गए। उन्होंने कहा कि आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंकों के बोर्ड की ओर से एक अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए को संबंधित बैंकों की बैलेंस शीट से राइट ऑफ के माध्यम से हटा दिया जाता है। चौधरी ने बताया कि 9.9 लाख करोड़ रुपए के राइट ऑफ के मुकाबले वसूली। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के तबादलों पर लगाई रोक। प्रयागराज से खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज से व्यक्तिगत हल्फनामा मांगा है। न्यायमूर्ति एस सिंह व न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। याची अधिवक्ता नवीन कुमार। समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात तय किया जाएगा। इसके बाद यह तय होगा कि किस अधिक है, किसके बाद समायोजन किए जाने वाले शिक्षकों की पहचान की जाएगी। यह जिले में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय होगा। याची अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा सचिव के 31 जुलाई 2024 के पत्र का हवाला देकर कहा कि सारी प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। नई गाइडलाइंस से कराई जाएगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं। प्रयागराज से खबर। अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुरूप कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अलग से बजट का इंतजाम किया जा रहा है। निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी और आईरिन कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्सों में रखवाया जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन को भी पत्र भेजा गया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित हुई राष्ट्रपति मुर्मू। शुवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुर्मू ने दोनों देशों के रिश्तों की प्रशंसा कर कहा, भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए फिजी के साथ साझेदारी को तैयार है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम कटोविनवे ने यह सम्मान दिया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, दोनों देशों में जीवंत लोकतंत्र समेत काफी कुछ एक जैसा है। राष्ट्रपति का सम्मान भारतीयों के लिए गर्व का क्षण। मोदी। नई दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ साथ भारत फिजी में ऐतिहासिक लोगों के बीच संबंधों की मान्यता भी है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सीबीएसई ने जारी किया परिणाम। प्रयागराज से खबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें सफल विद्यार्थियों का अंक पत्र इस महीने के आखिरी तक विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड का परिणाम 13 मई को जारी किया गया था। परिणाम आने के बाद जिन अभ्यर्थियों के अंक कम थे उन्होंने पूरक परीक्षा के लिए आवेदन किया था। पूरक परीक्षा 15 से 22 जुलाई तक देश भर में कराई गई। अब परिणाम जारी कर दिया गया है। पूरक परीक्षा के लिए इंटरमीडिएट 19,648 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इसकी परीक्षा में 18,631 विद्यार्थी शामिल हुए और 8,002 सफल हो गए। वहीं हाई स्कूल में पंजीकृत 38,233 विद्यार्थियों में से 36,593 ने परीक्षा दी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। प्रदेश के गांवों को सिर्फ 16 घंटे बिजली देने से केंद्र सरकार नाराज। विद्युत निगमों पर कार्रवाई के लिए नियामक आयोग को भेजा पत्र। लखनऊ से खबर है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने यूपी के गांवों को कम बिजली आपूर्ति किए जाने पर नाराजगी जताई। मंत्रालय ने 4 साल से सिर्फ 16 घंटे औसत आपूर्ति करने पर नियामक आयोग को विद्युत वितरण नियमों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि तत्काल मुआवजा कानून लागू करे। आयोग से 15 दिन में रिपोर्ट भी तलब की है। मंत्रालय ने रुख से विद्युत निगमों में हलचल मची है। उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 के तहत ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का नियम ऊर्जा मंत्रालय के उप सचिव अशोक कुमार ने 30 जुलाई को नियामक आयोग को भेजे पत्र में कहा कि यूपी में सिर्फ 16 घंटे औसत आपूर्ति की जा रही है। यह उपभोक्ता अधिकार कानून का उल्लंघन है, इसलिए विद्युत वितरण निगमों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करें। वहीं बात करेंगे अगली खबर। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी तय। प्रयागराज से खबर। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी तय हो गई है। यह बढ़ोतरी जुलाई के वेतन से देय होगी। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय राज्य कर्मियों और पेंशनर को होगा। महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी का अनुमान पिछले महीने ही लग गया था। अब कानून का औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचांक आ गया। महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी तय हो गई। यह बढ़ोतरी जुलाई के वेतन से तय होगी। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय राज्य मंत्रियों व पेंशनर को होगा। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी अब जून का औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता सूचांक का आ गया है। इसके लिए यह बढ़ोतरी तय हो गई है। प्रयागराज से खबर। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी तय हो गई है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। लखनऊ से खबर। सिपाही भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन 67 जिलों के 1174 केंद्रों में होगा। पहले परीक्षा केंद्रों की संख्या 1161 निर्धारित की गई थी, जिसमें 13 केंद्रों का इजाफा किया गया है। सर्वाधिक 81 परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं। दूसरे स्थान पर वाराणसी, जहां पर 80 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि परीक्षा आगामी 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को रोजाना 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बड़े शहरों में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भर्ती बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोई जानकारी, जैसे पेपर लीक, पेपर खरीद, परीक्षा नकल, सर्वर गैंग अथवा किसी भी। वहीं बात करेंगे खबर। सोना 1100 रुपए सस्ता। चांदी की कीमत में 2200 की गिरावट। नई दिल्ली से खबर है। आभूषण विक्रेताओं और खुदरा खरीदारों की कमजोर मांग से दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 1100
रुपए सस्ता होकर 72,000 के स्तर से नीचे आ गया और 71,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। औद्योगिक मांग घटाने से चांदी में 2,200 रुपए की बड़ी गिरावट आई, जिसमें यह 82,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। अखिल भारतीय शराफा संघ ने कहा कि चांदी की कीमत में लगातार 4 कारोबारी सत्रों से गिरावट जारी है। इस दौरान यह 4,200 रुपए सस्ती हुई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 72,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 84,200 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉम्पेक्स पर सोना $20 घटकर 2,409 रुपए डॉलर प्रति। वहीं बात करेंगे खबर प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में उछाल से शाकाहारी थाली 11% महंगी। नई दिल्ली से खबर प्याज, टमाटर और आलू के दाम बढ़ने से मासिक आधार पर जुलाई से में शाकाहारी थाली के दाम 11% बढ़कर 32.60 रुपए हो गए। जून में यह 29.40 रुपए था। क्रिसिल के अनुसार 11% दाम बढ़ने से 7% योगदान टमाटर का है। मांसाहारी थाली 6% महंगी होकर 61 रुपए 40 रुपए पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्याज के दाम 20%, आलू के 16% और टमाटर के दाम में 55% की बढ़त हुई है। इस साल जुलाई में साल के 34.10 रुपए के मुकाबले 4% कम होकर 32.6 रुपए रहे। इसका कारण जुलाई 2023 में टमाटर 110 रुपए किलो था, जो इस बार जुलाई में 40% घट गया। मांसाहारी थाली की कीमत भी पिछले साल की तुलना में 1% कम होकर। वहीं बात करेंगे खबर तराई और पश्चिमी यूपी में आज अच्छी बारिश के आसार। लखनऊ से खबर प्रदेश में मंगलवार को तराई इलाकों में अच्छी बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं यह बारिश धान के लिए मुहिद मानी जा रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बुधवार को भी तराई इलाकों समेत आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर के साथ ही पश्चिमी यूपी में कई हल्की से मध्यम और कहीं भारी बारिश के संकेत बन रहे हैं। मंगलवार को महाराजगंज स्थित नौतफा का कुशीनगर जिले में 100 मिमी बारिश दर्ज हुई। संत कबीर नगर के मेहदावल में 70 मिमी, गोरखपुर ग्रामीण में 50, वाराणसी 44.2 मिमी, गाजीपुर में 26.8 मिमी और बस्ती में 14 मिमी बारिश हुई। जबकि प्रदेश में उराई में सर्वाधिक 35.4, गाजीपुर में सबसे कम 24.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने बुधवार को आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के साथ ही लखीमपुर खीरी, बिजनौर, अमरोरा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत व आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर श्रीलंका से वनडे श्रृंखला डॉक्टर के लिए भारत का जीतना जरूरी। कोलंबो पहले 2 मैचों के बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन से आहत भारतीय क्रिकेट टीम को अगर श्रीलंका ने 47 साल बाद श्रृंखला गंवाने से बचाना है तो उसको बुधवार को या तीसरे और अंतिम वनडे में स्पिनरों पर हावी होकर खेलना होगा। गौतम गंभीर की मुख्य कोच के रूप में यह पहली वनडे श्रृंखला है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी बार वनडे श्रृंखला में हार का सामना 1947 में करना पड़ा था। अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई वाली टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की टीम भारतीय को तीनों मैच में हराना था। भारत और श्रीलंका के बीच तब से 11 वनडे श्रृंखलाएं हो चुकी है और इन सभी में भारत विजयी रहा। भारत और वर्तमान श्रृंखला को नहीं जीत पाया क्योंकि पहला मैच टाई टूटने के बाद दूसरे मैच में उसे हार मिली थी। अब उसी निगाह श्रृंखला बराबर करने पर टिकी है। कप्तान रोहित ने पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से और जरूर करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक से और जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों